राजस्थान की भजनलाल सरकार का 1 साल का कार्यकाल पूरा हो गया है। इस दौरान शिक्षा और पंचायती राज विभाग में भी कई बड़े कदम उठाए गए हैं। इनोवेशन के साथ साथ नई पहल और सकारात्मक कदम दोनों विभाग में बढ़ाए गए हैं। क्या कुछ खास रहा? खास बात की हमारे संवाददाता अनिल सेन ने शिक्षा और पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर से। राजस्थान में भजनलाल सरकार 1 साल पूरा करने जा रही है। इस 1 साल में सरकार ने कई अहम कदम उठाए, लेकिन शिक्षा महकमे की बात की जाए या फिर पंचायती राज की बात की जाए, यहाँ पर भी काफ़ी इनोवेशन हुए और शिक्षा जो थी उसकी गुणवत्ता कैसे बढ़ाई जा सकती है, इस पर भी पूरा काम वहाँ पर हुआ। हमारे साथ में मंत्री जी मौजूद हैं, मदन दिलावर जी। शिक्षा विभाग के अगर चर्चा यहाँ पर की जाए, शिक्षकों की मांग थी, कर्मचारियों की मांग थी, पदोन्नति एक बड़ी समस्या नजर आ रही थी, लेकिन एक झटके के अंदर आपने निर्देश दिए और पदोन्नतियां जो है उसके सुलह के रास्ते पर भी चली। जब जब भी मुझे ऐसा अवसर मिला है तब तब मैंने सबसे पहले यही आदेश दिए अधिकारियों को कि डीपीसी कीजिए, यानी पदोन्नति कीजिए, और लगभग हम सब पदोन्नतियां कर रहे हैं या कर चुके हैं। मदन जी, पौधारोपण एक अभियान चला, शिक्षा महकमा भी उसमें जुड़ा। हमने देखा कि राजस्थान में 7 करोड़ के करीब जो पौधारोपण हुए, एक दिन में 2.5 करोड़ पौधारोपण स्कूलों के माध्यम से भी किए गए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट में घोषणा की थी कि 7 करोड़ पौधे लगाएंगे, तो हमारे लिए चुनौती था, आदेश था। तो मैंने सबसे विचार विमर्श करके, सभी विभागों को साथ लेकर के, सबसे आग्रह करके जनता में जागरण भी किया, लोगों में जिज्ञासा भी जगाई पौधों के प्रति, और उसका परिणाम ये रहा कि हम 7 करोड़ पौधे लगाने में सफल रहे जो पेड़ बनेंगे। और इसका परिणाम ये रहा कि विश्व रिकॉर्ड बना। स्कूलों की दशा जब आप आए थे किस तरह की थी, और अब सुधार करते हुए भामाशाह के सहयोग से हो या फिर सरकार के सहयोग से हो, उनको सुधार कर गुणवत्ता के माध्यम से कैसे डेवलप किया? देखो, 2-3 तरह के सुधार होते हैं शिक्षा विभाग में। एक तो होता है बिल्डिंग्स का, एक होता है शिक्षा देने का। तो हमने कोशिश की है कि हम संस्कार युक्त शिक्षा दें, बहुत अच्छी शिक्षा दें, ताकि आने वाली पीढ़ी संस्कार से युक्त हो और बेहतर शिक्षा लेकर के आगे बढ़े। संस्कारों से युक्त शिक्षा देने के लिए मैंने सभी हमारे गुरुजनों से निवेदन किया है कि ऐसा आदर्श प्रस्तुत करें ताकि बच्चे उनसे खुद सीख सकें। और कुछ शिक्षकों ने इस बात को स्वीकार भी किया है और अपने आप में परिवर्तन करने का प्रयास कर रहे हैं। बच्चे स्वस्थ रहेंगे तो पढ़ाई में उनका मन लगता है, और इसीलिए हमने राजस्थान के सभी सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण करवाया है, और लगभग हम 65 से 77 लाख बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण करा चुके हैं। हमारे यहाँ 80 से 82 लाख विद्यार्थी विद्याधीन कर रहे हैं। हम जो बच गए उनका भी हम कराएंगे। किसी का होंठ कटा हुआ है, किसी का कान में दिक्कत है, किसी के नाक में दिक्कत है, किसी पैर में दिक्कत है, तो हमने सब प्रकार की जितनी भी व्याधियाँ रोग होते हैं सबके बारे में हमने कोशिश की है। सबकी जांच हमारे पास आ गई है, और गंभीर बीमारियाँ हैं उनको भी हमने आइडेंटिफाई करके उनके जो ऑपरेशन से ठीक हो सकती है, ऑपरेशन कराने का भी हम प्रयास कर रहे हैं। और ये सारा डाटा हमने शिक्षा विभाग को सौंपा है। दोनों विभाग मिलकर के बच्चों को स्वस्थ बनाने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि वो स्वस्थ रहेंगे तो पढ़ाई में उसका मन लगेगा, और हम अच्छे नागरिक बनाना चाहते हैं। तो उस दिशा में हमको अच्छी सफलता मिलेगी, क्योंकि संस्कार युक्त शिक्षा, बहुत अच्छी शिक्षा हम देना चाहते हैं, उस पर कुछ प्रगति भी हो रही है। और इसीलिए हमने कोशिश की कि शिक्षा के माध्यम से हम सब लोग अच्छी शिक्षा दें। इसलिए जरूरी हो गया है कि बच्चों को पढ़ाने का शिक्षक अधिक से अधिक समय दें, और उनकी जो क्वालिटी है वो ठीक हो। और इसीलिए हमने ये कहा कि जो अभी तक की व्यवस्था है, 17 अंक होता है 20 नंबर का, और 80 नंबर की थ्योरी प्रैक्टिकल होता है। 17 अंक जो देते हैं वो अध्यापक
सब मिल करके जो उसके व्यवहार के ऊपर, काम के ऊपर, इसके ऊर देख आकलन करके देते हैं। तो सामान्यतः वो 18 से या 15 से 20 के बीच में देते हैं। तो इधर माना कि 20 में से 20 दे दिए उन्होंने, तो फिर 80 में से 13 नंबर लाते हैं तो पास हो जाते हैं, यानी टोटल 33 नंबर हो जाता है। और ये 13 नंबर कोई भी ला सकता है, सामान्यतः मेरा ऐसा मानना है। इसलिए इसमें गुणवत्तापूर्वक शिक्षा कैसे मिल सकती है, सुधार कैसे हो सकता है, इसलिए हमने कहा कि सत्रांक तो कितने भी दो आप, लेकिन लिखित परीक्षा में आपको 80 में से 40 नंबर लाने पड़ेंगे। वो 33 नंबर में तो बच्चों को तो पास कर देंगे, लेकिन 80 में से 40 नंबर से कम आए तो गुरुजी फेल हो जाएंगे। उनसे पूछताछ होगी, उनको नोटिस दिया जाएगा, जानकारी ली जाएगी क्या कारण रहे कि तुम्हारा रिजल्ट क्यों रहा। अभी कोई भी शिक्षक आज कहता मेरा 100% रिजल्ट है, यानी 33% भी पास हो गया तो 100% उनका रिजल्ट मानते हैं, लेकिन हम इसको नहीं मानते हैं। और इसका एक लाभ ये हुआ हमको कि हमारे शिक्षक अब पहले से ज़्यादा पढ़ाने लग गए हैं, बेहतर तरीके से पढ़ाने लग गए हैं, समय पूरा देने लग गए हैं। बीच बीच में कुछ शिक्षक भैरव जी की पूजा करने के नाम पर, बालाजी की पूजा करने के नाम पर, नमाज पढ़ने के नाम पर स्कूल को छोड़ करके चले जाते हैं, उस पर भी अंकुश लगा है। और जो समय हमारा जाया होता था उसमें हमारा बढ़ोतरी हुई है पढ़ाने में बच्चों की। तो मैं समझता हूँ कि काफ़ी कुछ सुधार करने का हम प्रयत्न कर रहे हैं। बीच में आपने मोबाइल के ऑर्डर से भी जारी हुए, हालांकि कुछ संगठनों ने विरोध किया, लेकिन अधिकतर शिक्षकों ने के नुकसान बहुत थे, क्योंकि अकस्मात जब मोबाइल आता है, घंटी बजती है, तो अध्यापक पढ़ाई छोड़ करके सुनने लग जाता है, बच्चों का भी ध्यान डाइवर्ट होता है, अध्यापक की पढ़ाने में जो तारतम्यता बनती टूट जाती है। इसलिए हमने कहा कि इस कक्षा में कोई भी मोबाइल नहीं ले जाएगा। और मैं ये कह सकता हूँ 99.5% उसकी पूरी तरह से पालना हो रही है। अब भर्तियों को लेकर देखा जाए, इस साल में लगभग 20,000 अच्छा एक आंकड़ा है। आगामी 4 साल का रोड मैप क्या, क्योंकि शिक्षा विभाग में अगर देखा जाए सबसे ज़्यादा कर्मचारी राजस्थान में। देखो, आपने सुना है, पढ़ा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने 4 लाख लोगों की सरकारी सेवा में भर्ती की बात कही, यानी बजट में घोषणा की है। आप ये भी जानते हैं कि 60% के आसपास कर्मचारी पंचायत राज शिक्षा विभाग में हैं। तो 4 लाख में से मेरा अनुमान है कम से कम 2.25 लाख 2 लाख शिक्षक या मंत्रालय कर्मचारी या पंचायत राज में, टोटल मिलाकर हमको इतने इन 4 साल में मिलने की संभावना है। जो संभावना ये है, और जो आ जाएंगे टीचर तो हमारे सारे पद भर जाएंगे। जब सारे पद भर जाएंगे तो शिक्षा का स्तर और बढ़ जाएगा, क्योंकि अभी तो कई बार हमारे पास, कई जगह हमारे पास साइंस का टीचर नहीं, कई बार मैथमेटिक्स का टीचर नहीं, कई बार राजनीतिक शास्त्र का टीचर नहीं, उससे बच्चों की पढ़ाई बाधित होती है। अब आगे किस, क्योंकि कई बार कांग्रेस जो है सवाल उठाती है, साइकिल का रंग बदल दिया, ये एक विवादों का विषय ले लेती है। आप क्या मानते हैं, पिछले 5 साल में एजुकेशन कहाँ थी, अब अगर बदलाव होकर जाएगी तो अगले 5 साल में कहाँ पहुंचेगी राजस्थान की एजुकेशन? देखो, हमने कोई रंग नहीं बदला, सूर्य का जो रंग था वही है ना, सुबह वो दर्शन करते हैं, केसरिया रंग है, भगवा रंग है। हमने अग्नि जो प्रज्वलित होती है उसका रंग वही है। हमारी जितने भी हमारे स्वतंत्रता के आंदोलन हुए उनकी ध्वज पताका का भी रंग यही था। महापुरुष से जो ध्वज पताकाएँ लेकर चलते थे उनका था। हमारे साधु संत, श्रेष्ठ साधु संतों का रंग भी वही है, उनका वेश भी वही है। तो देश के रोम रोम में भगवा बसा हुआ है, तो ये निकालना क्यों चाहते हैं? यानी जो लेकर के हमने आज़ादी प्राप्त की है, चाहे महाराणा प्रताप थे, चाहे शिवाजी महाराज थे, चाहे विवेकानंद थे, उनकी पताका और उनका वेशभूषा भी भगवा था। इसलिए जो भगवा को हटाना चाहते हैं, भगवा को से चिढ़ है, मुझे लगता है वो भगवान में विश्वास नहीं करते, साधु संतों में विश्वास नहीं करते, सूर्य भगवान में विश्वास नहीं करते, अग्नि में विश्वास नहीं करते। तो सूर्य भगवान के दर्शन करना बंद कर देते हैं, अग्नि को जलाना बंद कर दें। भगवा जाएगा कहाँ? भगवा तो रोम रोम में, कण कण में है भगवा है। एक आपके जहन में गो प्रेम भी है, गो रक्षा को लेकर आपने काफ़ी मुहिम भी छेड़ी है। पिछले दिनों भी हमने देखा कि एक संस्था के साथ मिलकर गो रक्षा को कैसे किया जा सकता है। क्या कुछ विजन है राजस्थान में? क्योंकि सड़कों पर देखा जाए, हाईवेज पे देखा जाए, अमूमन तौर पर एक्सीडेंट्स में भी इस तरह की गो हत्या होती है। देखो, गौ माता नहीं तो हम नहीं, हमारा अस्तित्व ही है तो गौ माता से है। आपने देखा होगा अनादिकाल में जब खेती प्रारंभ हुई होगी तब एक गौ माता ही थी
जिसने अपना बेटा पैदा करके किसान को संभला दिया। जाओ, ये तुम्हारी सहायता करेगा, खाद्यान्न पैदा करना, तुम्हारा पेट भरेगा। यदि हम खाद्यान्न पैदा नहीं करते तो खाते क्या? भूखे कारण मर जाते ना। इसलिए हमको जिंदा उन्होंने रखा है। आगे भी गौमाता ही जिंदा रखेगी, क्योंकि रासायनिक खाद और पेस्टिसाइड से हमारी जो कृषि योग्य जमीन है उसकी मिट्टी का स्वास्थ्य खराब हो गया है। और थोड़े दिन और रहे तो मिट्टी चल करके कहेगी हमसे, अब मैं खाद्यान्न पैदा करने में असमर्थ हो गई मेरे बच्चों, मैं तुमको भूख के कारण से तरफ तरफ से देखूंगी, ये मेरा दुर्भाग्य होगा। अब यदि धरती माता का स्वास्थ्य ठीक करना, उसकी मिट्टी का स्वास्थ्य ठीक करना है तो गाय का गोबर और गाय का पेशाब भी चाहिए। और गाय का पेशाब और गाय का गोबर, यदि गाय पॉलीथीन खा के मर जाएगी और हम बूचड़ खाना भेज के मार देंगे, खुले में छोड़कर हम ऐसा कर रहे हैं, तो गौ माता नहीं होगी तो खाद्यान्न पैदा नहीं होगा। खाद्यान्न पैदा नहीं होगा तो हम भूख के कारण से तड़प तड़प मरेंगे। इसलिए गौ माता को जिंदा रखना जरूरी है। गौ माता हमकी सबकी जननी है, सबकी रक्षक है। भगवान कृष्ण भी नतमस्तक थे गौ माता के सामने। हमारे जितने भी धर्म ग्रंथ हैं गौ माता का उल्लेख है। कहीं भी किसी जानवर को माँ नहीं कहा, केवल गौ माता ही जिसको माँ कहा है, क्योंकि उसका सब कुछ हमारे लिए उपयोगी है। श्वास भी हमेशा में भी ऑक्सीजन ही देती है। ऐसा एक जीव है जिसको हम गौ माता कहते हैं, गाय माँ, जो 24 घंटा ऑक्सीजन देती है। और इसके घी में भी इतनी कारक है ये कि इसके एक बूंद घी में 1 टन ऑक्सीजन निकलती है। 1 टन, जो कहीं आपने सुना नहीं होगा, सोचा नहीं होगा। और इसीलिए हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे महापुरुषों ने, पूर्वजों ने हमको हवन यज्ञ की परंपरा को डाला है, ताकि हम जब गौ माता का घी से हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं, तो उसमें वायुमंडल में गैस, अपार गैस का घनत्व बढ़ जाता है। इसी से जुड़ा सवाल है, प्लास्टिक प्रॉब्लम है, डिस्पोजल भी एक बड़ी प्रॉब्लम देखी जा रही है। आपने सुझाव दिया है बर्तन भंडार का। देखो क्या है, पॉलीथीन तो प्रॉब्लम है ही सही, और डिस्पोजल जो आइटम्स है जो हमारे दैनिक उपयोग में आते हैं, उसमें सामान्यतया एक परत अंदर पॉलीथीन की जो बहुत बारीक होती है, उसके संपर्क में जो हमारा गर्म भोजन या गर्म पेय संपर्क में आता है, तो उसके कुछ प्लास्टिक के पार्टिकल्स हमारे शरीर में उसके माध्यम से जाते हैं। कैंसर जैसी भयानक बीमारियां हो जाती है और कई सारी बीमारियां होती है। और इन प्लास्टिक और गंदगी से के कारण से हमारे देश में 7.5 लाख लोग हर साल मरते हैं। अब किस तरह से देखते हैं, क्योंकि अब राइजिंग राजस्थान में है, शिक्षा को लेकर आपने समिट की, मुंबई का दौरा किया और निवेशकों को लाने की प्रयास भी यहाँ पर किया। हमने देखा कुछ संस्थाओं ने महाविद्यालय खोलने की बात यहाँ पर की है। राइजिंग राजस्थान और उसके साथ साथ एजुकेशन में किस तरह से डेवलप हो? देखो, हमने कहा कि हम संस्कार युक्त शिक्षा और अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं। इसलिए हमारे भवन भी अच्छे चाहिए, हमारे जो पाठ्य सामग्री होती है वो भी पर्याप्त चाहिए, अच्छी चाहिए। नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, उसका भी हमको समावेश करना है, तो धन की तो ज़रूरत पड़ती है। और राजस्थान सरकार, भारत सरकार पूरा प्रयास कर रही है अधिक से अधिक धन देने की, लेकिन आप तो जानते हैं इस लिमिटेशंस हैं। हमारे राजस्थान के बहुत सारे लोग भारत के कोने कोने में, और यह कहूँ तो अतिशयोक्ति नहीं कि विश्व के कोने कोने में, और जिन्होंने अपना परचम फहराया हुआ है, उन सब का लगाव अपनी माटी से है, अपनी जन्मभूमि से है। वो चाहते हैं कि हमारा राजस्थान बहुत आगे बढ़े, बहुत राइज करे, और इसलिए हम क्या सहयोग कर सकते हैं, हमेशा ही करते आए हैं। लेकिन अब की बार हमने जो पहले स्वतः ही करते थे, उस गति को बढ़ाने के लिए उनके बीच में जाकर के उनसे आग्रह किया, निवेदन किया, तो उनको बहुत अच्छा लगा। और उन्होंने पर्याप्त राशि शिक्षा क्षेत्र में निवेश करने के लिए, यानी शिक्षा क्षेत्र में विकास करने के लिए, और हमसे एमओयू भी किए हैं और उन्होंने वादा भी किया है। मंत्री जी, एक आखिरी सवाल आपसे है, शिक्षा मामले में हो या पंचायती राज में हो, 4 साल बाद, टोटल 5 साल का अगर आंकड़ा देखे जाए, राजस्थान में आप शिक्षा और पंचायती राज को कहाँ देखेंगे? देखो, वो तो अलग बात है, लेकिन हमारा प्रयास है कि हिंदुस्तान में सबसे बेहतर शिक्षा, संस्कार शिक्षा राजस्थान में मिले। हमारा ऐसा प्रयास है, ऐसी कोशिश कर रहे हैं हम लोग। बिल्कुल, मदन दिलावर जी थे शिक्षा मंत्री और पंचायती राज मंत्री। राजस्थान का शिक्षा महकमे को लेकर
देश में अव्वल हो, ये प्रयास यहाँ पर जारी हैं। फिलहाल हमने अगर देखा कि 1 साल के कामकाज को भी काफ़ी अच्छे इनोवेशंस हुए और उसके साथ साथ अच्छी पहल भी हुई, जो कि स्टूडेंट हो, अभिभावक हो या शिक्षक हो, उनके बीच में देखा जा सकता है।